एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन। इस चैप्टर में दो रेगिस्तान दिए गए हैं। एक रेगिस्तान है सहारा, एक है लद्दाख। तो लद्दाख जो हमारे भारत में है उसका अध्ययन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आज देखेंगे सहारा मरुस्थल। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? सहारा जो रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में पड़ता है, ऊपर की साइड। ठीक है, और इसके जो सहारा रेगिस्तान है ये 11 देशों से घिरा हुआ है। अब इसकी कंडीशन देख लीजिए कि इसके आसपास क्या क्या चीजें हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सहारा रेगिस्तान के जो पूर्व है उसमें कौन सा सागर है? उसमें है लाल सागर। ठीक है, और उत्तर में है भूमध्य सागर। उत्तर में कौन सा है? भूमध्य सागर। और इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये तीनों महासागर आप ध्यान रखना, अच्छे से देख लेना इनको। जो सहारा रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो है 8.54 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, और जो भारत के कंपेयर में 2.5 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। तो ये जो रेगिस्तान है, ये इसका जो क्षेत्रफल है ये हमारे भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। तो इस रेगिस्तान का और पूरे विश्व में जो सबसे गर्म जगह है वो है अजीजिया। अजीजिया का जो टेम्परेचर है वो 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो ये विश्व में अब तक जितने भी गर्म स्थान है उनका सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है, ये जो स्थान है ये सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ठंडा कौन है? हमारे लद्दाख में जो द्रास है वो सबसे ठंडा है ना। ध्यान रखना, भारत में है लद्दाख और लद्दाख में सबसे ठंडा स्थान है द्रास। तो वो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। अभी हम देख रहे हैं सहारा रेगिस्तान। अब देखिए यहाँ की ये जो सहारा रेगिस्तान है, आपके मन में ये चीज आती है जब रेगिस्तान हम पढ़ रहे हैं तो बालू है और रेत है, इस तरह की इमेज बनती है हमारे माइंड में जब हम रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो ये रेगिस्तान है इसमें चट्टानें भी पाई जाती हैं, और छोटी छोटी चट्टानें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, बालू टिब्बा और काफी सारी आकृतियां भी इस रेगिस्तान में पाई जाती है। जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है कि इसकी जो चट्टान है वो इतनी ऊंची ऊंची है कि 2500 मीटर से भी ऊंची चट्टानें हैं। ठीक है, 2500 मीटर से भी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। यहाँ कंकड़ी भी है, बड़े बड़े पत्थर भी पाए जाते हैं इस रेगिस्तान में। बालू ही नहीं है, मतलब और भी सारी चीजें हैं इस रेगिस्तान में। अब देखते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है। रेगिस्तान की जो गर्म रेगिस्तान होते हैं और या ठंडे भी रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तानों की जलवायु कैसी होती है? शुष्क होती है। शुष्क का मतलब होता है कि वहां का जो वायुमंडल है उसमें नमी नहीं होती है, उसमें आर्द्रता नहीं होती है। शुष्क का मतलब ये होता है, शुष्क का मतलब होता है कि वायुमंडल में मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है वायुमंडल में। ठीक है, तो वायुमंडल में मॉइस्चर नहीं है। हम गर्म रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, हम सहारा रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो जलवायु है अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, और जो आकाश है वो बादल रहित है। बादल कैसे बनते हैं आपको पता है? बादल बनते हैं वाष्पीकरण, जो वाष्पीकरण होता है, जो जलवाष्प होता है वो ऊपर जाता है और बादलों का निर्माण करता है। जलवाष्प से ही तो बनते हैं बादल। और जब वहां की जलवायु में आर्द्रता नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है, तो कैसे वहां बादल बनेंगे? वहां बादल बनेंगे नहीं। तो वहां का आसमान कैसा है? एकदम साफ है, बादल रहित। ठीक है, और यहाँ की जो वर्षा ऋतु होती है वो बहुत छोटे समय के लिए होती है। बहुत कभी कभी हो गई, साल में एक बार कभी हो गई, और थोड़ी बहुत बारिश होती है। और अगर बारिश हो भी जाए तो जो वायुमंडल है, जो वहां की एटमॉस्फेयर है, उसमें वो नमी नहीं रुकती है। क्या हुआ होता है, वहां की जो है इतना ज्यादा गर्म है वो कि बारिश हुई और थोड़ा बहुत पानी हुआ हवा में,
या वायुमंडल में, वहां की जलवायु में थोड़ा सा पानी हुआ तो वो तुरंत ही वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है। मतलब वो जो वायु है उसमें वो ठहरता नहीं है, मॉइस्चर ठहरता नहीं है। वहां की जलवायु इतनी गर्म है कि वो तुरंत जल वाष्प होके ऊपर उठ जाता है ना। अब देखिए यहाँ का जो दैनिक तापांतर है, दैनिक तापांतर का मतलब होता है दिन और रात के टेम्परेचर का अंतर, ठीक है, दैनिक तापांतर बोलते हैं उसको। तो यहाँ का जो दैनिक तापांतर है, दिन के और रात के तापमान का अंतर बहुत ज्यादा है। दिन में जो तापमान होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है दिन का तापमान, और रात का तापमान होता है 0 डिग्री। तो ये जितने भी रेगिस्तान होते हैं, गर्म रेगिस्तान होते हैं, लगभग सबका यही होता है कि दिन में सूर्य की गर्मी से बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, चट्टानें गर्म हो जाती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, और वहां का जो तापमान है वो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन जब रात होती है तो जो बालू होती है वो जितनी जल्दी से गर्म होती है ना, उतनी तेजी से ठंडी हो जाती है ना। दिन में तेजी से गर्म होगी और रात में तेजी से ठंडी हो जाती है। तो जो रात का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री तक पहुंच जाता है सहारा का, ठीक है। और हमारा जो राजस्थान है उसका भी यही है, जो रात है वो बहुत ठंडी होती है, 0 डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान, और जो दिन का टेम्परेचर होता है वो लगभग 50 के आसपास का होता है। वो जो जितने भी प्रकार के रेगिस्तान है, जैसे मैं आपको इस सहारा रेगिस्तान के बारे में बता रही हूँ, और भी कोई गर्म रेगिस्तान होंगे तो उनकी जो जलवायु है वो ऐसी ही होगी जैसे सहारा रेगिस्तान के। तो हमारे भारत में जो थार है, राजस्थान में जो थार है, वहां की जलवायु भी ऐसी ही होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, जो गर्म रेगिस्तान होते हैं लगभग उनकी जलवायु एक जैसी होती है। अब देखते हैं वनस्पति। वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है यहाँ? एक तो कैक्टस पाया जाता है, खजूर पाया जाता है, और एकेशेकिया पाया जाता है। और एक बहुत ही रोचक मैं आपको बात बताती हूँ, यहाँ पर ये हमेशा से ही रेगिस्तान नहीं था। यहाँ पे पहले मछलियों, जब यहाँ पे खुदाई वगैरह हुई और रिसर्च वगैरह हुई तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो हरे भरे पौधे होते हैं, सदाबहार वन के जो पौधे होते हैं, उन कुछ अवशेष उनके भी मिले हैं, और मछलियों के भी अवशेष मिले हैं, मछलियों के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे कभी पानी रहा होगा तो मत्स्योद्यान होता होगा यहाँ पे, काफी कंकाल मिले हैं मछलियों के। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो सहारा रेगिस्तान है ये हमेशा से रेगिस्तान नहीं था, ये पहले यहाँ की जलवायु नॉर्मल थी, जैसे कि हमारी देश की जलवायु है, राजस्थान को छोड़ के, लद्दाख को छोड़ के जो बाकी हमारे देश की जलवायु वैसी ही थी, और यहाँ ठीक थी। और अब फिलहाल में यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी बता दूं, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा भारत है ना, देखिए ये भारत, यहां से ये भारत यहां नहीं था, है ना। बहुत साल पहले ये जो भारत था ये यहां लगा हुआ था। देखिए ये भी गोल सा दिख रहा है ना आपको, और ये भी गोल सा दिख रहा है। तो भारत कहाँ था? यहाँ था। और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका में था। देखो ये यहाँ ऐसे बन रहा है और ये यहाँ ऐसे बन रहा है, ये यहाँ से चिपका हुआ था। ये दक्षिण अमेरिका, ये यहाँ से चिपका हुआ था। उत्तरी अमेरिका यहाँ से चिपका हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक दूसरे से चिपकी हुई थी बहुत साल पहले, और अब क्या हो रहा है, अब ये एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, ठीक है। मैंने बताया था कि कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं विश्व की, तो ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूरी बनाती जा रही हैं, एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो उसी हिसाब से ये जो रेगिस्तान है ये पहले हो सकता है ऊपर हो नीचे हो, जहां भी हो, यहाँ की जलवायु ठीक थी। और यहाँ रेगिस्तान में क्या होता है कि रेत उड़ती रहती है, बालू उड़ रही है, हजारों साल तक बालू उड़ रही है। तो क्या होता है कि कई जगह पर बालू इतनी ज्यादा उड़ जाती है कि
हम जब ज्यादा खोदते हैं तो नीचे से पानी निकलता है ना, उस हद तक वो जो बालू होती है वो उड़ जाती है। और जो नीचे का समुद्र तल, या मान लीजिए नीचे जो पानी है हमारी इसमें धरातल के नीचे जो पानी है वो नजर आ जाता है। तो कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे वो नीचे वाला भौमजल जो है वो दिखाई देने लगता है। तो वहां पर वो लोग मरु उद्यान का भी काम कर लेते हैं, और वहां की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, वहां पर खेती भी कर लेते हैं वो मरुस्थल वाले लोग, सहारा मरुस्थल के लोग। और वहां पर वो वहां के आसपास के इलाकों में वो रहने लगते हैं, और मरु उद्यान भी वहां पे होता है। कि जो जो वो है रेत है वो इतनी ज्यादा मात्रा में उड़ जाता है कि जो नीचे वाला तल होता है, वो जो भौमजल होता है, उसकी नमी आने लगती है। ठीक है ना, और वो लोग वहां पे रह सकते हैं आराम से, जब पानी है तो आराम से रह सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ की जनजाति। जनजाति कौन कौन सी जनजाति है यहाँ की बुक में दी हुई है। 2 जनजाति, बेंदुइन जनजाति और तुआरेग जनजाति। तुआरेग जनजाति, ये जो 2 जनजाति हैं ये बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े को पालती हैं। बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़ों को ये जो जनजाति है वो क्यों पालती हैं? इनसे ये दूध लेती हैं, मतलब बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी दूध पीने के लिए हो जाता है, इसलिए पालते हैं। और इनके जो बाल होते हैं वो चटाई बनाने के काम आते हैं, कालीन बनाने के काम आते हैं, कपड़े बनाने के काम आते हैं, कंबल बनाने के काम आते हैं। और इनकी जो खाल है, इनकी खाल किस काम आती है? पेटी बनाने के काम आती है, जूते बनाने के काम आती है, बोतल बनाने के काम आती है, और चमड़े के काम आती है। एक यहाँ पर एक बड़ी, सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। कौन सी नदी है? वो नील नदी। ठीक है, वो सहारा रेगिस्तान से भी होकर गुजरती है, बहुत सारी देशों से होकर गुजरती है। तो जो नील घाटी है वो यहाँ रेगिस्तान से भी होकर गुजरती है। जो नील घाटी की जो आसपास की जमीन है, जो नील घाटी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, और वहां पर खेती करते हैं। खेती में क्या क्या होता है? खजूर होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, जौ होता है, सेम और कपास, ये सब होते हैं। और कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मिस्र में। मिस्र जो है वो कपास के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, कपास, सबसे अच्छी कपास कहाँ की होती है? मिस्र की। और मिस्र में सबसे ज्यादा मात्रा में कपास होती है, और ये कहाँ होती है? नील घाटी में। अब देखते हैं खनिज। खनिज कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? खनिज में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम, ये जो सारे खनिज है, 4-5 खनिज है, ये इस रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर तेल की खोज करी गई है। तेल के कुछ वो मिले हैं कि वहां की जो मिट्टी है वहां पे तेल है, तो उस तेल से वहां के जो लोगों का जीवन है वो काफी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। और जो लीबिया है, मिस्र है, अल्जीरिया है, यहाँ के जो लोग हैं अब तेल निकाल रहे हैं, तो वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो वहां के जो लोगों का जीवन है वो चेंज हो रहा है। और ये जो मैं जनजातियां आपको बता रही हूँ, दोनों जनजाति, ये इन जनजातियों के या और भी जनजातियों के लोग क्या कर रहे हैं? अब गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में रोजगार मिल रहा है। रोजगार क्या है? जो तेल, पेट्रोल, ये कच्चा तेल का काम चल रहा है, फैक्ट्रियों में इनके फिल्टर का काम चल रहा है, या गैस गैस की कंपनियों में वो काम कर रहे हैं, और उनसे पैसे आते हैं, तो उनके जीवन में, लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आ रहा है रेगिस्तान में। और ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है? ये तेल की वजह से हो रहा है। तो ये जो जनजाति है, यहाँ के जो लोग हैं तुआरेगा के, जो तुआरेगा जनजाति है, ये जो लोग हैं, ये जो विदेशी पर्यटक आते हैं ना, उनको वहां की चीजों को दिखाना और उनको गाइड करना, ये सारे काम करते हैं। इन चीजों से वो पैसे कमाते हैं। ठीक है, ये वाली जनजाति किन चीजों से? पर्यटन से पैसे कमाती है। वहां की जो कुछ किले हैं, गुफा हैं, उस तरह की चीजों को दिखा दिखा के और उनको गाइड करते हैं और पैसे कमाते हैं।
है ना। लगभग मैंने इसमें आपको सारा बता दिया है। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी मुमताज गुप्ता।